नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीबीएमएस के अंतर्गत नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है? हिंदी में अगर बोले तो सामान्यकरण, यानी कि जो कठिन डाटा है या फिर कॉम्प्लेक्स डाटा है उसको क्या करना, नॉर्मल करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन। तो सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन में काम नहीं चलेगा, हम आगे और बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने बहुत सारा कॉम्प्लेक्स डाटा बना कर रखा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स डाटा का मतलब होता है बहुत सारी फील्ड उसमें ले लिए हैं। अब बहुत सारी फील्ड जो है वो अगर पहली प्राइमरी की पे डिपेंड है तो अच्छी बात है, पर अगर वो अलग अलग यहाँ पे काम कर रही है या फिर प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो डाटा बहुत कठिन हो गया है, बहुत जटिल हो गया है, बहुत ही वो कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो उसी कॉम्प्लेक्स डाटा को या उसी जटिल डाटा को हम क्या करते हैं, कुछ छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हम अगर मान लीजिए कोई कंप्लीट रूप से कोई कॉलेज का या कोई यूनिवर्सिटी कोई स्कूल का डाटा है तो उसमें हम जो है अलग अलग उसको टेबल में डिवाइड कर देते हैं, अगर एक ही टेबल में वो अवेलेबल है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मलाइजेशन। चलिए इसको हम विस्तार से जानेंगे। तो यहाँ पे अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। चलिए यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दो कंडीशंस बताता हूँ, दो यहाँ पे फैक्ट। एक होता है डेटा रिडंडेंसी, ठीक है। डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डेटा डुप्लीकेसी, यानी कि एक ही डाटा को बार बार दोहराव करके स्टोर कर देना। जैसे कि उदाहरण के रूप में देखें, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ देखिए पहले नंबर में पहली आईडी में देखिए यहाँ पे एक डाटा है राकेश के नाम से और पांचवें में फिर से आ गया है वही डाटा राकेश के नाम से। तो यहाँ पे हमारी जो है आईडी तो प्राइमरी की है, प्राइमरी की है तो प्राइमरी की से तो हमको पता चल जा रहा है कि डेटा डुप्लीकेट नहीं हुआ, परंतु सही मायने में देखा जाए तो डेटा डुप्लीकेट हुआ है। इसी को बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। अच्छा, डेटा डुप्लीकेट होने से प्रॉब्लम क्या होती है? एक ही बार मतलब डिस्क में स्पेस तो ज़्यादा लगता है, पहली चीज़। दूसरा, जब डेटा डुप्लीकेट होता है तो दोबारा से हम क्या करते हैं, अगर उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो हम मान लीजिए राकेश के डाटा को चेंज कर देते हैं, किस में, आईडी नंबर 1 में। तो क्या दूसरी आईडी भी मतलब दूसरा जो राकेश है वो भी चेंज होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने चेंज किए एक, अब हमको नहीं पता है कितने बार है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे दूसरे राकेश में चेंजेस नहीं होंगे। उसी प्रकार अगर हमको राकेश का डाटा अनुपयोगी है यानी कि उपयोगी नहीं है, उसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो हम इसको डिलीट कर देंगे। तो ये डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है, क्यों? क्योंकि हमने इसको डिलीट किया है। तो यहाँ पे आपको डिलीट में भी दिक्कत हो रही है और आपको अपडेट में भी दिक्कत हो रही है। अगर मान लो चेंज कर भी देते हैं तो यहाँ राकेश को हम और कुछ नाम कर देते हैं तो यहाँ पे मिसमैच होगा। जब हम सर्च करेंगे तो कभी ये सर्च कर सकते हैं, कभी ये सर्च कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, अपडेट वाला डाटा कौन सा है, बिना अपडेट का कौन सा है, तो ये भी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ डेटा डुप्लीकेसी, इसका मतलब है डेटा रिडंडेंसी, डेटा का बार बार दोहराव डेटाबेस के अंतर्गत, इसी को क्या बोलते हैं हम, डेटा रिडंडेंसी। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं एक और चीज, डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो मैंने अभी बताया था कि अगर आपको अपडेट करना है तो आपको इसको अपडेट करोगे आप, ठीक है, इसको अपडेट करोगे और दोबारा से राकेश लिखा उसको अपडेट नहीं कर पाओगे तो इससे क्या होगा, राकेश के ही दो अलग अलग रिकॉर्ड बन जाएंगे। जब हमें सर्च करना है या कभी कोई ट्रांजेक्शन करना है तो हमको ये पता नहीं चल पाएगा कि कौन से राकेश में ट्रांजेक्शन करना है। तो इससे क्या होगी, डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोनों फैक्ट आप समझ गए होंगे। डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डेटा डुप्लीकेसी, डुप्लीकेसी के कारण जो प्रॉब्लम होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा इनकंसिस्टेंसी। चलिए आगे हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। सिंपल नॉर्मलाइजेशन का मतलब सामान्यकरण, यानी कि डेटाबेस जो है नॉर्मलाइजेशन रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन की एक मेथड है, एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत डेटाबेस में मतलब डेटा टेबल्स को व्यवस्थित किया जाता है, कठिन डाटा को सरल डाटा में कन्वर्ट किया जाता है। और इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो डेटा लॉस मतलब डेटा की हानि हुए बिना डेटा को व्यवस्थित करना, ठीक है, और उनके रिलेशन को भी मैनेज करना। डीबीएमएस नॉर्मलाइजेशन एक डेटाबेस स्कीमा यानी कि स्ट्रक्चर, स्कीमा का मतलब क्या होता है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर, ठीक है, डिज़ाइन टेक्निक है जिसके द्वारा डेटा रिडंडेंसी यानी डेटा डुप्लीकेसी और डिपेंडेंसी, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी को कम करने के लिए उपलब्ध स्कीमा को संशोधित करना है। पर इससे क्या होता है, डेटा का लॉस भी नहीं होता। मुख्य रूप से नॉर्मलाइजेशन एक बड़ी टेबल को छोटी टेबल में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। आगे बात करते हैं, नॉर्मलाइजेशन जो है डीबीएमएस में डेटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। ये रिलेशन या रिलेशंस के सेट से डिपेंडेंसी को कम करना,
मतलब एक टेबल या एक प्रकार से एक ही फील्ड पर बहुत सारी फील्ड की डिपेंडेंसी, तो उसको कम करना, मतलब कम कम, या फिर एक प्रकार से हमको बड़े काम को छोटे काम में कन्वर्ट करना, इसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का उपयोग इंसर्शन, अपडेट और डिलीट, ये एनोमली होती है। एनोमली का मतलब होता है प्रॉब्लम। एनोमली का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम। एक प्रकार की डेटाबेस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जिसे हम एनोमली बोलते हैं। तो अगर बात करें हम नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो हमको इंसर्शन से रिलेटेड एनोमली देखने को मिलती है, अपडेट से रिलेटेड और डिलीट से रिलेटेड। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम या समस्या बोल सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन बड़ी टेबल को छोटी टेबल में विभाजित करना, ठीक है, और साथ ही मूल रूप से डीबीएमएस जो टेबल होती है उससे डिपेंडेंसी को कम करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का उपयोग किया जाता है। जैसे हम यहाँ देखिए, एक मान लीजिए एक एल्बम है, गाने वगैरह होते हैं ना, ठीक है, सॉन्ग वगैरह, उससे रिलेटेड हमने यहाँ टेबल देखे। एल्बम आईडी है, एल्बम नेम है, डेट रिलीज है, आर्टिस्ट की आईडी है और जेनर यानी कि शैली कौन सी है। अगर ये हम एक ही टेबल में रख देते हैं यहाँ तो क्या होगा? बहुत ही डाटा कठिन हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही डाटा क्या हो जाएगा? कठिन। तो इसको हम छोटे टेबल में कैसे बांटते हैं? एल्बम वाले जो टेबल है उसमें से हम फील्ड को जेनर, मतलब शैली वाला जो है, यानी कि जेनर वाला एक टेबल बना लेते हैं और एक आर्टिस्ट वाला। तो जेनर में हमने जेनर आईडी और जेनर का नाम लिख दिए, ठीक है। जेनर आईडी में 1 2 3 जो भी हो सकता है, जेनर का नाम में जैसे रॉक है या जो भी है हम अलग प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं। आर्टिस्ट में हम आर्टिस्ट आईडी और आर्टिस्ट का नाम लिख देते हैं। तो देखिए, जो आर्टिस्ट नेम है वो आर्टिस्ट आईडी पे डिपेंड है, जेनर नेम है वो जेनर आईडी पे डिपेंड है। तो यहाँ डिपेंडेंसी देखिए, यहाँ पे इतनी सारी फील्ड एक ही पे डिपेंड हुआ करती थी, कभी कभी मिसमैच भी होती है। तो इससे हमने क्या करें? कठिन को सरल में कन्वर्ट करें छोटे छोटे टेबल बनाकर। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मलाइजेशन। अब डीनॉर्मलाइजेशन जो टेबल होती है उसमें हम देखें तो देखिए, मतलब यहाँ पे देखिए जो आईडी है, आईडी में सभी डिपेंड है, पर यहाँ देखिए रमेश नाम के 2 व्यक्ति आ गए हैं, तो ये क्या हो गया? डुप्लीकेसी यानी कि रिडंडेंसी हो गई। यहाँ पे रमेश को बार बार दोहराना पड़ेगा जबकि उसके एल्बम का नाम अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिक्कत होती है, मतलब ये काम तो कर लेता है पर इसमें फिर भी समस्या आ जाती है, ठीक है। समस्या कैसे? नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है कि डुप्लीकेसी को रिड्यूस, मतलब कम करना या ख़त्म करना, इसका मतलब होता है रिड्यूस करना। रिड्यूस करने का मतलब होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमी करना, यानी कि डुप्लीकेसी ना हो ऐसी पॉसिबिलिटी निर्धारित करना, उसी को हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो डी नॉर्मलाइजेशन से क्या हो रहा है? देखिए, एल्बम के लिए हमें आर्टिस्ट के नाम को बार बार बुलाना पड़ेगा, जैसे रामा है और यहाँ रॉकी है, तो यहाँ देखिए रमेश दोनों में है तो दोनों को बार बार यहाँ पे बुलाना पड़ेगा, तो दिक्कत नहीं होगी इससे, यानी कि दोहराव होता है, ठीक है, दोहराव होता है। इसी के कारण क्या होता है? डेटा इंसर्ट करने, डेटा अपडेट करने और डेटा डिलीट करने में हमको प्रॉब्लम हो सकती है। विशेष रूप से इसका परिणाम जो है मुख्य रूप से 3 प्रॉब्लम हो सकती है। इंसर्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम, अपडेट से रिलेटेड और डिलीट से रिलेटेड। उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? एनोमली बोलते हैं। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मल फॉर्म क्या है? ये जो है डेटाबेस स्ट्रक्चर को संदर्भित करते हैं और नॉर्मलाइजेशन को डेवलप किया था ईएफ कोड के द्वारा, ठीक है। आईबीएम के रिसर्चर थे, ठीक है। 1970 में इनके द्वारा जो है नॉर्मलाइजेशन को डेवलप किया था। इन्होंने कुछ नियम दिए थे डेटाबेस के, वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है, जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस में डेटा को व्यवस्थित करने में स्पष्टता को बढ़ाता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन एक डेटाबेस डिज़ाइनर को टेबल में एट्रीब्यूट को बेहतर ढंग से डिस्ट्रीब्यूट कैसे करे इसके लिए मदद करता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा महत्व यह है कि ये कई वैल्यू वाली एट्रीब्यूट को समाप्त करता है, साथ ही डुप्लीकेट एट्रीब्यूट को भी समाप्त करता है। नॉन डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट को भी एक क्लियर करता है, अनावश्यक जानकारी के साथ एट्रीब्यूट को भी समाप्त करता है। ले देखा बात करें तो डेटाबेस में डेटा टेबल को सरल करने का काम ये करता है। आगे बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन के कुछ प्रकार होते हैं जिसे हम नॉर्मल फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होता है, सेकंड, थर्ड और बीसीएनएफ। तो ये मुख्य रूप से यही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ और फिफ्थ यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, फिर भी मैंने यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन उसका लिख रखा हूँ, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। चलिए एक एक करके जान लेते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सब ये प्रकार है किस प्रकार टेबल को हम नॉर्मल कर सकते हैं उसके लिए। तो यहाँ मुख्य रूप से देखिए, टेबल आपका अगर कॉम्प्लेक्स है तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब होगा वो? जब उसमें डुप्लीकेट रो नहीं होगी, ठीक है, कोई भी रो डुप्लीकेट नहीं होगी। दूसरा,
हर सेल में एक सिंगल वैल्यू होना चाहिए, एक से अधिक वैल्यू नहीं होना चाहिए। उसके बाद एंट्रीज का प्रकार एक जैसा ही होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन पास हो जाती है, अगर ये तीनों कंडीशन पास हो जाती है तो यहाँ पे वो टेबल कैसा हो जाएगा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। जैसे यहाँ देखिए अभय सिंह केमिस्ट्री, ये तो ठीक है, पर यहाँ पे एक में ही इतने सारी फील्ड, यहाँ देखिए एक से अधिक है, तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। यहाँ पे भी एक से अधिक है, तो इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। केमिस्ट्री अभय सिंह का हम डाल देंगे एक, और ये कंप्यूटर साइंस, फिर केमिस्ट्री अभय सिंह का दूसरा, ये इस प्रकार से। तो हम सरल फॉर्म देखते हैं, यानी कि नॉर्मल फॉर्म। तो केमिस्ट्री अभय सिंह का देखिए हमने हर एक फील्ड में क्या हो गया, एक रिकॉर्ड डाले हैं, यानी कि एक डाटा रखेंगे, एक से अधिक डाटा नहीं है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो सिंपल सी बात है, ये देखिए यहाँ तो ठीक है, पर यहाँ आपका बहुत सारा डाटा है यहाँ पे, तो इसी को हमने क्या कर दिए, सरल कर दिए, तो ये क्या है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब सेकंड की बात करें तो सेकंड कब पास होता है, जब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में सारी कंडीशन सही हो, यानी कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में डाटा कब होगा, जब वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी हो और नॉन की एट्रीब्यूट पूरी तरीके से प्राइमरी की पर निर्भर हो। जैसे कि कोर्स हमारा जो है प्राइमरी की है, क्या है, प्राइमरी की, इस पे हमारा प्रोफेसर भी डिपेंड होना चाहिए, इस पे रूम भी डिपेंड होना चाहिए, इसमें रूम कैपेसिटी होना चाहिए और एनरोलमेंट लिमिट भी होना चाहिए। पर क्या है देखिए, रूम आईडी यहाँ पे आपकी अलग हो गई, ठीक है, यहाँ पे आपकी डुप्लीकेट भी हो सकती है, तो यहाँ पे ये जो है इस पे डिपेंड नहीं है। तो इसको सरल कैसे करेंगे, इसको छोटे छोटे टेबल में बांटेंगे। कैसे, कोर्स प्रोफेसर एनरोलमेंट लिमिट, इस प्रकार से हम बांट देते हैं, कोर्स और रूम अलग बांट देते हैं, कोर्स और रूम कैपेसिटी अलग बांट देते हैं। जैसे यहाँ देखिए कोर्स प्रोफेसर एनरोलमेंट लिमिट, अब ये देखिए ये जो दोनों हैं वो इसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, जबकि यहाँ देखिए दूसरे में भी कोर्स के ऊपर एक रूम डिपेंड है, यहाँ पे रूम के ऊपर जो है क्या है, डिपेंड है, रूम कैपेसिटी डिपेंड है। तो ये क्या हो गया हमारा, नॉन की एट्रीब्यूट परफेक्ट रूप से हमारे प्राइमरी की पे डिपेंड है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। जबकि यहाँ आप देखोगे तो प्रत्येक फील्ड में, मतलब प्रत्येक जो सेल है उसमें एक ही एंट्री है। दूसरी चीज़, यहाँ डुप्लीकेसी नहीं है डेटा की, ठीक है, और यहाँ पे हमारा नॉन के एट्रीब्यूट प्राइमरी की पर डिपेंड है। तो ये क्या है हमारा नॉर्मल फॉर्म, कौन सा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कब होगा, जब वो ऑलरेडी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होता है। तो थर्ड एनएफ की आवश्यकता वहाँ होती है जब रिलेशन टपल में सभी एट्रीब्यूट केवल की एट्रीब्यूट के ऊपर फंक्शनली निर्भर नहीं होते, तो यहाँ पर डाटा का अनावश्यक दोहराव हो जाता है। देखिए अगर प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं होंगे, जो पूरी टपल है, पूरी टपल मतलब रो जो होती है, तो उसके कारण यहाँ पे डेटा का दोहराव होता है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है रोल नंबर जो है की और अन्य एट्रीब्यूट उसके ऊपर फंक्शनली निर्भर है, यानी कि डिपेंड है, अतः सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। यहाँ जो एड्रेस है, हम आगे देखेंगे टेबल, यहाँ जो एड्रेस है, जैसे कि यहाँ देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर रोल नंबर के ऊपर देखिए यहाँ पर राहुल बॉटनी, यहाँ ईयर ओम, तो ये जो ईयर है, ईयर देखिए यहाँ पे आपका टू डुप्लीकेट हो गया, वन डुप्लीकेट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये दोहराव हो रहा है। तो इसी को हम क्या करेंगे, सरल। तो अभी तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, पर हमको किस में कन्वर्ट करना है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं इसको सरल कैसे करें। तो देखिए हमने दो टेबल बनाए हैं, एक तो हमारा जो है रोल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, ईयर, हॉस्टल, ये कंप्लीट रूप से यहाँ इस पर डिपेंड है मान लो। दूसरा हमने ईयर का एक बना दिया जिसमें हॉस्टल नेम जो है इस पर परफेक्ट रूप से डिपेंड है। तो ये हमारा हो गया किस में, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो गया, ठीक है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा BCNF होता है, तो BCNF में कब होता है, जब वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हो। जैसे कि यहाँ देखिए आप, प्रोफेसर कोड, डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट और परसेंट टाइम। तो यहाँ देखिए आपको देखने को मिलेगा फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स आ गया, मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे ये BCNF में नहीं है। इसको सरल कैसे करेंगे, देखिए फिजिक्स बार बार रिपीट ना हो इसके लिए हमने देखिए यहाँ अलग से एक डिपार्टमेंट वाला कॉलम बना दिए, मतलब टेबल, और दूसरा हमने एक और टेबल बना दी जिसके ऊपर देखिए P1 यहाँ देखिए अलग अलग कर दिए, और यहाँ पे इसके ऊपर जो है कोई भी सेल आपस में डुप्लीकेट नहीं हो रहा है, और ये फंक्शनली इसी पे डिपेंड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे भी डिपेंड है ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, BCNF में कन्वर्ट हो गया। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना ध्यान रखना है कि डेटाबेस अगर कॉम्प्लेक्स होता है तो उसको सरल कैसे किया जाता है, मतलब सरल करने की जो टेक्निक है उसे हम बोलेंगे नॉर्मलाइजेशन, और उसके कुछ फॉर्म्स होते हैं, उसके कुछ टाइप्स होते हैं, उसी को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, और एक और होता है BCNF। चलिए आगे कुछ और है,
जैसे फोर्थ है आप एक बार पढ़ लेना इसको, ठीक है, फिफ्थ है इसको भी पढ़ लेना। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मतलब आप देख सकते हैं जब हमको बहुत सारा काम करना है किसमें, डेटाबेस में, तो हम उसके अलग अलग टेबल बना देते हैं। जैसे कि स्टूडेंट का टेबल अलग, डिपार्टमेंट का टेबल अलग, कोर्स का टेबल अलग। पर क्या हम सभी टेबल के रिकॉर्ड को एक साथ निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, मतलब सभी टेबल आपस में जुड़े रहेंगे। तो रिलेशन बनाने के कारण क्या होता है, सभी टेबल एक दूसरे से किसी न किसी की के माध्यम से जुड़े होते हैं। जैसे प्राइमरी की हो गया, फॉरेन की हो गया, इन की के माध्यम से वो आपस में जुड़े रहते हैं। तो उसी के कारण यहाँ पे क्या होता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है, ठीक है। मतलब डेटा अगर इंसर्ट कर रहा है तो दूसरे में ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाए, परंतु अगर डिलीट कर रहा है, अपडेट कर रहा है, तो भी चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए अपडेट और डिलीट दो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी यहाँ पे होती है। तो वन टू मैनी रिलेशनशिप के अंतर्गत यहाँ काम किया जाता है। मान लो ये टेबल आपका 2 है और ये टेबल 1 है। यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर आपका क्या कहलाएगा, फॉरेन की। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर दूसरे टेबल में प्राइमरी की है। जिस टेबल में प्राइमरी की कोई फील्ड प्राइमरी की है, वो दूसरे टेबल में जाकर खुद ब खुद फॉरेन की बन जाती है। आपने प्राइमरी की वाला जो प्राइमरी की या फिर डेटाबेस की जो की है वो वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको आप पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मतलब कहाँ पे देखेंगे, वीडियो वाले सेक्शन में या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए, अगर मान लो यहाँ पे 11, 24, 13 हमने लिए हैं, ये क्या है, डिपार्टमेंट नंबर, ये प्राइमरी की है। जब ये फॉरेन की जाती है यहाँ पे, तो इसमें भी वही नंबर होना चाहिए जो इसमें अवेलेबल है, 11, 24, 18, 13। तो 18 आपका यहाँ पे गलत कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इंसर्शन वही होगा जब आपने प्राइमरी की डिफाइन किए हो, प्राइमरी की में जो रिकॉर्ड है वही फॉरेन की में आएंगे। अच्छा, डिलीट करने के लिए यहाँ पे डिलीट कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ से डिलीट करेंगे और यहाँ पे अवेलेबल है तो भी दिक्कत है। तो यही क्या कहलाती है, अपडेट और डिलीट, मतलब जो इंटीग्रेशन, एक प्रकार से इंटीग्रिटी है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की श्रेणी में आती है। तो इसको आप देख लेना। और एमएस एक्सेस में हमने जब पढ़े थे, तो अभी हम एसक्यूएल पढ़ेंगे। तो एमएस एक्सेस में हमने 3 देखिए, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, फिर उसके बाद कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड और कैस्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड। जैसे कि यहाँ आपने देखा भी होगा, ये देखिए, ये तीनों चेक बॉक्स हमारे चेक होते हैं। तो इससे क्या होता है, सभी टेबल आपस में जुड़े भी रहेंगे। दूसरा, अपडेट किया है तो भी दूसरे टेबल में अपडेट होगा, और डिलीट किया है तो भी मतलब जो है दूसरे टेबल में वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। कब? जब प्राइमरी की वाला टेबल हो। तो ये हमारा बेसिक रूप से हमने यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन देखे, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी देखे, डेटा रिडंडेंसी देखें, और दूसरा हमने डेटा इनकंसिस्टेंसी देखे। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और उसका सॉल्यूशन हम आगे आने वाली जो क्लास है उसमें क्लियर कर लेंगे। अब आपको वीडियो पसंद आया, समझ में आया, जैसा भी है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं और लोगों तक अपना शेयर भी कर सकते हैं, मतलब अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में। तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फ़ायदा पहुँचाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।